अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल वहाब। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ECU रिपेयरिंग बेसिक्स के ऊपर। और इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ECU रिपेयरिंग इनपुट्स और उसकी आउटपुट की और उसके प्रोसेस के ऊपर मैंने आपको सारा बताई है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह ज़रूर इसके अंदर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आज की ये वीडियो बेसिक्स पर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम कई कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और मज़ीद जो है आपके साथ इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। तो कई हम जब स्कैनर में देखते हैं तो हमें ECM लिखा नज़र आ सकता है, वहाँ पर PCM और ECU। मोस्टली हमें स्कैनर के अंदर जो लिखा आता है वो हमें लिखा आता है PCM, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। ECM का मतलब है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और ECU का मतलब है इंजन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मैं आपके साथ एक छोटी सी डायग्राम शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस चलता है। यह हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। सबसे पहले किसी भी सर्किट को काम करने के लिए दो सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक हमारे पास डायरेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, और एक हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि एक सर्किट को काम करने के लिए हमें तीन तरह के करंट देने हैं इसको। पहला करंट हमें इसको देना है डायरेक्ट करंट। ठीक है, हमें कौन सा करंट देना है? पहला हमें इसको करंट देना है डायरेक्ट करंट। अच्छा, ये डायरेक्ट करंट हम किसी भी मॉड्यूल को इसलिए देते हैं ताकि उसके अंदर उसका बैकअप जो है वो बाकी रहे। ठीक है, उसके बैकअप के लिए, बैक अप, ठीक है, ये हम उसको बैकअप देते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर करंट कौन सा आता है? दूसरा इसके अंदर हमेशा एक स्विच के जरिए सप्लाई आती है जिसको हम कहते हैं इग्निशन स्विच। जिसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन स्विच। इस इग्निशन स्विच के जरिए जो कंप्यूटर के अंदर सप्लाई जाती है वो पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले जाती है। ठीक है, वो सबसे पहले किसके अंदर जाती है? पावर सप्लाई के अंदर। अच्छा, ये पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले इसलिए जाती है क्योंकि कई कंपोनेंट्स को एज इट इज 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो ये उनको डायरेक्ट 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कई कंपोनेंट्स को अंदर 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है तो 5 वोल्ट को दे देती है, और कईयों को 3.5 की ज़रूरत पड़ती है तो 3.5 वोल्ट उनको दे देती है। तो जो करंट हमारा डायरेक्ट आ रहा है वो हमारे बैकअप के लिए होता है। जो करंट हमारा इग्निशन के साथ आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमारे सबसे पहले पावर सप्लाई के अंदर जाएगा, क्योंकि उसने अंदर तमाम एसिस को, तमाम कंपोनेंट्स को एक दफ़ा ऑन कराना है। तो जिस कंपोनेंट को 12 वोल्ट उसको 12 वोल्ट, जिसको 5 वोल्ट उसको 5, और जिसको 3.5 वोल्ट उसको 3.5 वोल्ट। इसी पूरे प्रोसीजर के अंदर हमारा कंप्यूटर दो काम करता है। एक सप्लाई क्या करता है? इन की सूरत में लेता है, और एक सप्लाई क्या करता है? आउट की सूरत के अंदर। ठीक है, हमारा बिल्कुल ECM ये वाला मॉड्यूल एक आम कंप्यूटर की तरह, एक आम सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह हमने एक कंप्यूटर के अंदर प्रिंट की कमांड दी और उसने प्रिंटर से जो है प्रिंट निकाल दिया, तो ये हमारे पास जो है कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करता है। तो आज हमने तो दूसरी हम जो चीज़ इसके अंदर देखेंगे वो ये होगी कि इसके अंदर इनपुट सप्लाई कौन कौन सी जाती है। यहाँ पर मैं एक सेक्टर बनाता हूँ इनपुट सप्लाई का। इनपुट, ठीक है, इस इनपुट के अंदर क्या क्या जाता है? इस इनपुट के अंदर सबसे पहले आप जानते हैं कि हम क्रैंक का सिग्नल, ठीक है, केम का सिग्नल देते हैं, मैप का सिग्नल जा सकता है, IAT का सिग्नल जाता है, मैप, जो मैप और मैप इकट्ठे होते हैं, मैप और IAT इकट्ठे होते हैं, उसका भी सिग्नल जा सकता है, जाता है जो। नेक्स्ट इसके अंदर नॉक सेंसर का भी जा सकता है, और लास्ट इसके अंदर एज अ सिग्नल EFI रिले, उसका भी इग्निशन इसके अंदर जाता है। ठीक है,
ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को इन मिलेंगी, तब इस सूरत में मॉड्यूल प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आउट निकालता है। तो कौन कौन सी वो इन ले रहा है? क्रैंक सेंसर की, केम सेंसर की, मैप सेंसर की, आईएटी की, और अगर इन दोनों की जगह मैप लगा है तो मैप की ले रहा है, नॉक सेंसर की ले रहा है, और एक उसने ईएफआई रिले का करंट जो है वो इग्निशन वो उसने लेना है। जिस तरह आपने इग्निशन ऑन किया, ईएफआई रिले ऑन हुई, ईएफआई रिले का जो आउट है वो भी इसको आएगा, इग्निशन को आ जाती है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो चलेगी हमारे एक मेन आईसी को, जिसको जो बड़ा आईसी है उसके अंदर इन सब की रीडिंग चलेगी हमारी मेन आईसी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएंगी, किसी ना किसी सूरत के अंदर जाएंगी, क्रैंक सेंसर की सूरत में जाए, क्रैंक सेंसर मतलब यानी कि किसी ना किसी कंपोनेंट्स के साथ लग लग के जाएंगी। ये नहीं कि क्रैंक सेंसर की जो तार आएगी वो आपने वहाँ से ट्रेस की तो यहाँ से डायरेक्ट प्रोसेसर पे आ जाएगी, नहीं, उसके दरम्यान कई कंपोनेंट्स आएंगे, कई और भी कंपोनेंट्स से कई ट्रैक्स और जगह पे जाएंगे और सिग्नल्स के लिए, तो वो उसको इस तरह। अब यहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई पढ़ ली है, मेन सप्लाई पढ़ ली है, और ये भी पढ़ लिया है कि इसको पावर सप्लाई किस तरह अंदर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट करेगी। अब जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर को क्रैंक मिल गया, केम मिल गया, इग्निशन मिल गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो गाड़ी स्टार्ट के अंदर उसने आउट भी निकालना है। तो आउट वो किन किन चीज़ों पे निकालेगी, अब हम स्टडी करते हैं आउटपुट के ऊपर। एक सेक्टर हम बनाते हैं आउटपुट के ऊपर कि हमारा कंप्यूटर आउटपुट किस किस चीज़ों को निकालता है, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह सबसे पहले इंजेक्टर्स को आउटपुट देता है, इंजेक्टर इज एक्चुएटर, तो हम उसको भी आउटपुट जाता है। इसी तरह ही फ्यूल पंप रिले, डायरेक्ट फ्यूल पंप को नहीं, फ्यूल पंप की रिले को जाता है, और उसके बाद रिले से आगे फ्यूल पंप ऑन होता है, ठीक है। तो फ्यूल पंप रिले कई गाड़ियों में होता है कि जिस तरह आप इग्निशन लगाते हैं, फ्यूल पंप थोड़ी देर चलता है, फ्यूल फेंकता है और साथ ही कट कर देता है। मोस्टली गाड़ियों में ये सिस्टम है। तो वो भी ऑन होने पर, इग्निशन के ऑन होने पर देना और फिर उसको कट कर देना कंप्यूटर का काम है। रिले के जरिए कट करता है, रिले को यानी कि सिग्नल के जरिए कट करता है, लेकिन वो प्रोसेस ईसीएम के अंदर है। सेकेंड चीज़ हमारा फ्यूल पंप से आगे, सॉरी, अगर वो थ्रोटल बॉडी है, अगर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, थ्रोटल बॉडी अगर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है दो जो उसके अंदर सप्लाई जाएगी वो भी इसने देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूँ, मैप और हमने सारे सेंसर लिखे हैं क्योंकि बहुत से सेंसर आते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें आती रहेंगी, तो एक टीपी सेंसर भी इसके अंदर एक लाजमी सेंसर होता है, ठीक है, उसकी रीडिंग भी इसको जाती है। अगर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल हो, चाहे वो मैनुअल थ्रोटल हो, तो मैनुअल थ्रोटल के अंदर टीपी सेंसर बाहर लगा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल होगी उसके अंदर जो टीपी सेंसर है वो उसके अंदर लगा होगा। तो आगे हम मज़ीद चलते हैं। आगे आता है आइडल कंट्रोल वाल्व। जिन गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल ना हो, उन गाड़ियों के अंदर हमारे पास ISCV वाल्व, जिसको हम कहते हैं आइडल कंट्रोल वाल्व, वो भी आता है, तो उसको भी करंट जाता है। और एक मेन चीज़ को और को जाता है जिसको हम कहते हैं OBD ग्रिप। और डायग्राम में जब भी आप इसको स्टडी करते हैं, डायग्राम के अंदर, तो ये आपको हमेशा डायग्नोस्टिक्स की सूरत में लिखा नज़र आता है या DLC की सूरत में लिखा नज़र आता है। तो इसका मतलब होता है OBD ग्रिप आपको 16 पिन। तो इसको भी कंप्यूटर से जाता है। हर बात है, कंप्यूटर ने अपना बताना तो है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम उसके नहीं है, या उसके अंदर क्या जो स्टोर है, जो उसके अंदर डाटा, वो सब चीज़ें जो है कंप्यूटर में बताता है। इसके अलावा यहाँ पर इग्निशन भी जो है वो भी कई जगह पर आउट होती है, इग्निशन भी कई जगह पर आउट होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने देख ली।
इस तरह अब जितना जितना वो आप इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, ऐड होता रहेगा। जैसे आप कह देंगे एसी कंप्रेसर रिले, रिले को आउट, ठीक है। यहाँ पर फैन रिले को आउट, जो आपकी फैन रिले होती है, फैन रिले को आउट चला गया। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह भी आपका कंप्यूटर को ये सिग्नल मिलेंगे, वो सिग्नल प्रोसेस होगा, प्रोसेस हो गए जो आपकी प्रोग्रामिंग है उसके मुताबिक इंजेक्टर को पल चल जाएंगी। और एक मेन चीज़ कॉइल्स को पल चल जाएंगी, फ्यूल पंप को जाएगा, थ्रोटल बॉडी को जाएगा, आइडल कंट्रोल को जाएगा, ओबीडी डीएलसी को जाएगा, यहाँ से इग्निशन भी निकलेगा, एसी की कंप्रेसर रिले भी हो सकता है और फैन की रिले को तो जरूर जाएगा। ये आपके साथ एक कंप्यूटर का छोटा सा मैकेनिज्म शेयर करने का मकसद ये था कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो काम करता है और किन किन चीज़ों को वो आउट भी देता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको वो आउट दे सकता है। अब जब एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से कनेक्शन, जिस तरह एबीएस के मॉड्यूल का मेन ईसीएम के साथ कनेक्शन, जिस तरह कई गाड़ियों के अंदर एक से ज़ायद कंप्यूटर आते हैं, तो उन कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे का कनेक्शन, उसको हम कहते हैं कैन लाइन। एक हमारे पास के लाइन होती है और एक हमारे पास कैन लाइन होती है। कैन लाइन दो तरह की तारें और एक अलग पूरा टॉपिक है, वो भी मैं आपके साथ एक दिन इंशाल्लाह जब हम ये सिस्टम स्टडी आगे पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आज का लेक्चर है। यहाँ पे जो कैन लाइन जो सिस्टम है ना, ये क्या काम करता है, इसके अंदर दो तरह की तार होती हैं, एक कैन हाई होती है, कैन लो होती हैं। जब भी आप डायग्राम में देखेंगे ना, तो डायग्राम में उसकी तार आपको इस तरह से मिलेंगी। जो निचली तार होगी वो हमेशा कैन हाई होगी, ऊपर लिखा भी होगा उसके, और जो ऊपरी तार होगी वो कैन लो होगी। तो ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर इसके कुछ टिप्स बताऊंगा इसको चेक करने के, यानी कि इसको देखने के। बिल्कुल जिस तरह नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना, इसके ऊपर हाथ ना रखना और इसको चेक करना कि कहाँ से जो सोल्डरिंग पहले से है या कहाँ से इसको सोल्डरिंग करना है, किस तरह से हमें पिन आउट को ट्रेस करना है, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारा शामिल होगा। सेकंड लेक्चर के अंदर जो हमारा शामिल होगा वो हम वो कंपोनेंट जो तमाम सर्किट्स के अंदर सेम होते हैं वो हम चेक करेंगे। जिस तरह से डायोड्स चेक करना, जीने डायोड चेक करना, कैपेसिटर चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना, ये तमाम हर सर्किट के अंदर सेम होता है। आईसी बहुत कम चेक होते हैं, लेकिन फिर भी जो उक्का दुक्का जो चेक होते होंगे वो इसके मतलब इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। और जितना मुझे मालूम है मैं उतना शेयर करूँगा, और आप लोगों को जितना पता है आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अंदर कितने ग्राउंड्स वगैरह का जो सिस्टम चलता है और वो किस तरह से इसके अंदर ट्रैक्स वगैरह हैं, तो जो चीज़ें आप लोगों को पता है वो आप लोग शेयर करें, और जितना मुझे पता है मैं आपको यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी।